साइंस टेक की बोल रहे हैं। हाँ, है ना। साइंस की जो है सर का जो बैकग्राउंड है वो भी साइंस रहा है ना। फिजिक्स से स्टार्ट होगा ना साइंस टेक, जिसमें आप का वर्क फोर्स, है ना। क्या हुआ? वो जब साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस में तो तीनों ही चीजें आएंगी, है ना। चलिए ठीक है ना। तो वापस जो है हम आज जो चर्चा करेंगे वो गुर्जर और प्रतिहार जो वंश हैं उसके बारे में जानेंगे कि भाई जो गुर्जर प्रतिहार वंश हैं उसने कहाँ कहाँ पर शासन किया था और कौन कौन से इसमें शासक हुए हैं इस वंश के अंतर्गत जिन्होंने शासन किया था ना, उनके बारे में जो है हम जान लेते हैं। बातें नहीं है ना। देखिए, जो हम गुर्जर प्रतिहार की बात करते हैं इनका जो शासन था वो गुजरात का हिस्सा था, कुछ हिस्सा इसमें राजस्थान का था। राजस्थान का आप दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है उसको शामिल कीजिए, है ना। बाकी जो है गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था वह भी इनका हिस्सा हुआ करता था, और कुछ मालवा वाला जो क्षेत्र था वो भी इन्हीं के अंडर में था। किसके? गुर्जर और प्रतिहार। जो गुर्जर प्रतिहार है वो एक ही है जिसमें जो देखो गुर्जर क्या थी, एक उस समय की जाति थी, और प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल या फिर जो प्रोटेक्टर होते हैं जो द्वारों पे खड़े होते हैं, है ना। बहुत सारे नाटक देखे होंगे या मूवी देखी होंगी तो दरवाजे पे जो खड़े रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है द्वारपाल या प्रतिहार, है ना। तो गुर्जर क्या थी, एक जाति थी, है ना। अब ये कहाँ की थी, क्योंकि इसके बारे में जो मत मिलता है वो मत भी हमें अलग अलग जगह से अलग अलग मिले हैं कि भाई गुर्जर प्रतिहार है वो कहाँ के मुख्य रहने वाले थे। तो कुछ तो बोलते हैं कि भाई कुछ मध्य एशिया से जो है ये जाति यहाँ पर आई थी। इसके अलावा कुछ बताते हैं इतिहासकार कि भाई जो राजस्थान का जो माउंट आबू है जो कि अरावली पर्वत श्रेणी है, तो उसी में एक पर्वत श्रेणी है माउंट आबू, तो वहाँ पर जो है मुख्यतः ये जाति रहा करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने जब ये मतलब जो है कन्नौज जैसे ही खाली हुआ तो वहाँ की जो जाति थी इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया था, है ना। तो ये क्या है, मालवा की तरफ भी बढ़ते हैं और राजस्थान का जो क्षेत्र था उसकी तरफ भी ये बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा पहले मैप से समझ लीजिए कहाँ कहाँ तक इनका क्षेत्र हुआ करता था। देखिए, यहाँ पर जो है गुजरात में तो थे ये, बाकी जो राजस्थान का जो है दक्षिणी वाला हिस्सा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो इनका शासन था, यहाँ पर आपका पंजाब वाला मान लीजिए, क्योंकि ये पंजाब वाले हिस्से में भी थे। ये वाला आपका हरियाणा भी मान लीजिए, ये आपका राजस्थान हो जाएगा, और ये आपका गुजरात हो जाएगा।
इसके अलावा जो आपकी दो नदियां बह रही है, एक तो गंगा, ये दो गंगा और यमुना है ना, उनका ये दोआब क्षेत्र है ना। गंगाज एंड यमुना। यहाँ पर जो है किसका शासक था ये? गुर्जर प्रतिहारों का ना। अब इसके बारे में जो जानकारियां मिलती है हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? एक तो मैंने आपको ऐहोल अभिलेख पढ़ाया था, किसका था? नहीं, एरण नहीं, ऐहोल। पुलकेशन द्वितीय का नाम सुना है? कौन था? हर्षवर्धन को हराया था। किसने हराया था हर्षवर्धन को? पुलकेशन द्वितीय ने। किस वंश का था ये? चालुक्य वंश है ना। चालुक्य शासक जो पुलकेशन द्वितीय हैं, तो इसमें क्या है, पहली बार जो है गुजरात शब्द का जो है उल्लेख मिलता है ना, गुजरात जाति का। ठीक है, पहली बार जो मेंशन मिलता है गुजरात शब्द का, वो कहाँ मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसके अंतर्गत है ना। इसके अलावा कुछ जो प्रशस्तियां हैं, वो कुछ ग्वालियर प्रस्तुति में भी इनका जो है वर्णन मिलता है गुर्जर प्रतिहारों का। यहाँ जो प्रशस्ति मिली है जिसमें क्या किया गया है, जो प्रतिहार वंश के जो राजा हुए हैं, जो शासक हुए हैं, जिन्होंने रूल किया है, उनका एक मतलब जो क्रमबद्ध से तरीके से क्या होती है, राजाओं के नाम मिले हैं, है ना। यहाँ की जो प्रशस्तियां हैं ग्वालियर की, उसके अंतर्गत है ना। इसके अलावा जो गुर्जरात थे, गुर्जरा प्रतिहारों को जो राम है, राम के जो छोटे भाई है लक्ष्मण, उनके वंशज भी इनको माना गया है ना। राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण, छोटे भाई है ना।
कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि भाई ये क्या है, लक्ष्मण के वंशज रहे हैं, कौन, गुर्जर प्रतिहार। जानकारी प्राप्त हो ही गई किस किस से, एक तो एओला अभिलेख से और एक जो ग्वालियर प्रशस्ति है उससे, है ना। ग्वालियर प्रशस्ति में जो है नागा भट्ट के बारे में भी मिलता है, जो इनका पहला शासक था। हरिश्चंद्र जो है इनके पहले शासक होते हैं, लेकिन वो क्या है, ज़्यादा स्वतंत्र जो नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय क्या है, शासन तो करते हैं लेकिन दूसरों के अधीन रहकर ही वो शासन कर रहे होते हैं, है ना। तो स्थापना जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की हरिश्चंद्र कर देते हैं ना, जो इस्टेब्लिश करते हैं कौन करते हैं, हरिश्चंद्र। लेकिन बाद में जो है इसके जो शासक आते हैं नागभट्ट प्रथम, इनको ही जो संस्थापक जो कहे जाते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं ना, स्वतंत्र शासन नहीं करते, इसलिए जो है इनको फाउंडर की जो है कहीं ना कहीं जगह नहीं मिलती है ना। संस्थापक के रूप में किसको मानते हैं, नागभट्ट को। नागभट्ट जो है शासन करते हैं, और जो ग्वालियर है, ग्वालियर का जो किला है, तो वहीं पर जो है प्रशस्ति जो मिलती है उसमें इनका वर्णन मिलता है, किसका, नागभट्ट का, है ना। हरिश्चंद्र के बारे में जो है ज़्यादा ये अपने शासन को नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है ना। जानकारी जो मिलती है वो नागभट्ट के बारे में ही मिलती है ना। इसको थोड़ा देख लीजिए, प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति से भी आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि साथ साथ में जो है आप समझते चलोगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि बाद में फिर इकट्ठा समझाते हैं तो वो दिमाग से चला जाता है। यहाँ आप जो रेड कलर में या ऑरेंज कलर में देख पा रहे होंगे वो शासन किसका था, गुर्जर प्रतिहारों का ना। कहाँ तक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सिंध से छोड़कर बाकी जो इलाका था राजस्थान वाला उस हिस्से में, और ऊपर अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र था वहाँ तक ये इनका शासन था। इधर अगर हम बात करें तो असम का जो क्षेत्र है, या फिर जो गंगा यमुना का जो दोबाव रहता है उस क्षेत्र को छूता हुआ जो बंगाल है, बंगाल तक जो है इनका शासन हुआ करता था। मालवा प्रदेश जो है, मालवा प्रदेश का भी कुछ हिस्सा जो है इनके अधीन ही था, ठीक है। बाद में जो है दिल्ली के जो शासक होते हैं वो भी क्या करते हैं, इनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है अपने जो शासन सत्ता को, उसको, साम्राज्य को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो दिल्ली के जो शासक होते हैं उनकी शक्ति भी इतनी ज़्यादा मजबूत उस समय नहीं होती है, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी अधीनता जो है स्वीकार करना ही सही समझते हैं, है ना। पीछे दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ बताएं, पूछ रहे हैं, ठीक है। जो नागभट्ट प्रथम है वो कब से कब तक रूल करते हैं, 730 से लेकर 756 एडी, है ना, 756 तक क्या करते हैं, ये रूल करते हैं। और इनके शासन काल में क्या होते हैं, अरब जो आक्रमण कर रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, ये पराजित कर देते हैं। कौन, नागभट्ट, है ना। उस समय क्या था, अरबों का आक्रमण हो रहा था, तो अरबों के आक्रमण होने के दौरान ही क्या करते हैं, ये उनको पराजित कर देते हैं। तो इनको एक नाम भी मिलता है जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अंतर्गत, है ना। भाई इन्होंने क्या किया था, जो मल्लेच हैं, मल्लेचों को इन्होंने पराजित किया है, तो मल्लेचों को पराजित करने वाला या मल्लेचों का नाशक इसको बोला गया है, किसको, नागभट्ट प्रथम को, है ना। यानी कि जो मल्लेच कौन थे, अरब, है ना। अरबों के लिए मल्लेच जो शब्द है वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एक तरह का जो जीवन वो जीते थे वो सही तरह से नहीं जीते थे, है ना। यानी कि
वो सिविलाइज्ड नहीं थे, है ना। जो मैं आपको बार बार एक शब्द का यूज करता हूँ, बताओ किस शब्द का यूज करता हूँ? बर्बर। बर्बर जाति का नाम सुना है ना। तो बर्बर जाति जो थी वो वही थी कि भाई उनको एक तो रहना सही नहीं आता था, है ना। कभी भी निकल लेते थे, उनको लगता था कि आज इधर अटैक करना है, आज इस दिशा में अटैक करना है, घोड़े लिए और चल देते थे, है ना। फसल वगैरह होती थी तो उसको भी क्या करते थे, नुकसान पहुंचाते रहते थे। तो बर्बर जाति के जो थे लोग थे, इसलिए इनको मल्लेच जो है बोला गया है ना। और मल्लेचों का जो नाशक है वो कौन था? नागभट्ट प्रथम है, क्योंकि इन्होंने उन पर आक्रमण किए थे। उन पर आक्रमण करने की जो जानकारी है वो कौन देता है हमें? ग्वालियर प्रशस्ति, है ना। सेकंड जो है ये ग्वालियर प्रशस्ति है ना, जहाँ पर मिहिर भोज की जो मिहिर भोज ने ये बनवाई थी, और सागर पाल जो है प्रशस्ति इसको बोला गया है। और इसमें जो राजा हैं उन राजाओं के जो नाम हैं, कुछ राजाओं के मिले हैं ना, सभी राजाओं के नहीं है, हालांकि कुछ राजाओं के यहाँ नाम आप देख पा रहे होंगे। अच्छे से दिख रही है, नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तो क्या है, अभी जो अभी वाली है ना, इसको बाद में जो है सही करके लगाया गया है। लेकिन पहले ये क्या थी, पत्थर की बनी हुई थी, है ना। पहले जो खुदवाई गई थी, ये तो बाद का है, उन्होंने लगा रखा है स्टोन वाला। बाकी तभी तो मैं बता रहा हूँ ना, नीचे ये जो लिखी हुई थी वो इस तरह की थी। बाद में इसको क्या कर दिया गया है, जो अभी वाला जो पत्थर आता है उस पर क्या कर दिया है, इसको लिखवा दिया गया है यहाँ पर, तो है ना। बाकी जो है पहले पत्थर पे लिखी हुई थी, है ना, उसी के ये ऊपर लगा रखी है, ताकि भाई जो व्यक्ति है वो जाकर उसको पढ़ सके। इसके अलावा जो पुलकेशन द्वितीय का जो था एहोल अभिलेख, वह ये है ना। इसको देख लो पूरे। ये किसका था? पुलकेशन द्वितीय का था ना, एहोल इंक्रिप्शन। अब एहोल इंक्रिप्शन के बाद में जो आते हैं वो शासन करने आते हैं वत्सराज। हाँ, अभी मैंने बताया था ना, जो एहोल अभिलेख है उसमें पहली बार जो गुर्जर जाति का जो उल्लेख किया गया है वो एहोल अभिलेख से ही हमें मिलता है। इसके पहले की जो जानकारी हमें नहीं मिलती कि भाई कहाँ पर ये गुर्जरा प्रतिहार हुआ करते थे। अब इनके जो मैंने बताया है कि भाई अलग अलग जो इतिहासकार है उनका अलग अलग मत है कि ये रहने वाले कहाँ के थे, है ना। जैसे इसमें एक और वंश आएगा आगे, हम जब पढ़ेंगे गहड़वाल, तो गहड़वालों के बारे में भी बताते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि विंध्य पर्वत जो माला थी उसी क्षेत्र में ये रहा करते थे गहड़वाल, है ना। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रतिहारों की। तो प्रतिहारों के बारे में भी जानकारी ऐसे ही मिलती है, लेकिन उसकी जो जाति के बारे में जो वर्णन किया है वो किसने किया है? पुलकेशन द्वितीय ने अपने अभिलेख में किया हुआ है ना, गुर्जर जाति का। लिपि, अब ये लिपि तो आपको देखनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, इसके बाद में जो आते हैं कौन आते हैं? वत्सराज आते हैं ना। वत्सराज वत्सराज के बारे में तो मैं बहुत बता चुका हूं आपको ना। कौन थे? पहले तो इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके समय पर ही क्या है, कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहे थे कन्नौज के लिए, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ना।
कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, या फिर आप कह लीजिए जो ट्रिंगुलर या ट्राई पार्टी है ना, इन्होंने 3 पार्टियां जो थी कौन कौन थी? एक तो प्रतिहारी थे, प्रतिहारों की तरफ से तो वत्सराज थे। इसके अलावा अगर हम बात करें पालों की, धर्मपाल थे और राष्ट्रकूट है ना, इसमें कौन थे? दुरु। तो ये क्या करते हैं, इसको हराने में तो सफल होते हैं ना। वत्सराज जो हैं पाल वंश के जो राजा होते हैं, धर्मपाल है ना, धर्मपाल जो हैं किसके बाद में राजा बनते हैं? गोपाल के बाद में है ना। तो गोपाल के बाद में जो राजा बनते हैं धर्मपाल, तो इसको तो क्या कर देते हैं? ये डिफीट कर देते हैं, मतलब इसको तो हरा देते हैं। इसको कौन करते हैं पराजित? वत्सराज। और जो दुरु है, फिर दुरु किसको करते हैं? वत्सराज को। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसमें देख लीजिए ना। हाँ, यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें सबसे पहले जो पार्टिसिपेट किया था वो किसने किया था? वत्सराज ने किया था। तो ये क्या करता है, पाल वंश के जो शासक होते हैं धर्मपाल, उसको क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रकूट शासक होते हैं दुरु, उससे ये खुद पराजित हो जाते हैं, है ना। दुरु क्या करते हैं? वत्सराज को ही डिफीट कर देते हैं, है ना। वत्सराज की मृत्यु के बाद में उसका बेटा बनता है नागभट्ट सेकंड। ठीक है, जो नागभट्ट सेकंड रहता है वो 800 से लेकर 833 ईस्वी तक क्या करता है? रूल करता है ना। और इसके टाइम पे जो है कन्नौज पर जो अधिकार है, जो प्रतिहार साम्राज्य है, उसका ही कहीं ना कहीं जो है पूरे साम्राज्य पर विस्तार जो है उस समय हो जाता है। किसके समय? नागभट्ट सेकंड के टाइप पे, है ना। बाद में थोड़े समय के लिए कौन आते हैं? रामभद्र आते हैं। ज्यादा शासन ये नहीं कर पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। बाद में जो है मिहिर भोजी क्या करते हैं? सत्ता को अपने हाथों में लेते हैं। और मिहिर भोजी इस वंश के क्या थे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो है बहुत ज्यादा विस्तार जब करते हैं कौन? प्रतिहार, तो उस समय जो है बहुत सारा जो है शासन सत्ता को ये बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो कल्लड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? इसके बारे में मिहिर भोज के बारे में ना। तो ये कल्लड़ और सुलेमान, सुलेमान कहाँ का था? अरब यात्री था, है ना, जो कि अरबों का जब आक्रमण हमारे यहाँ हो रहे थे तो उस समय कुछ यात्री भी आए थे हमारे यहाँ यात्रा करने के दौरान। तो अरब यात्री जो सुलेमान है वो भी क्या करता है? इसकी जानकारी जो है अपने उसमें जो यात्रा वृत्तांत लिखता है उसमें करता है ना, मिहिर भोज के बारे में बताता है। और कल्लड़ भी क्या करता है? इसकी जानकारी जो है वो प्रदान करता है। किसमें? राजतरंगिणी में, है ना। कल्लड़ की कौन सी थी? राजतरंगिणी। इसके अलावा जो मिहिर भोज है उस समय दोनों शक्तियां थी, कौन कौन सी? एक तो पाल वंश और एक राष्ट्रकूट। तो जो दोनों ही शक्तियां क्या करती है? अटैक करती है। तो ये क्या होता है? दोनों ही शक्तियों से हार जाता है ना। प्रबल शक्ति इसलिए बोला गया है क्योंकि वो इनसे ज्यादा शक्तिशाली थे, है ना। किनसे? गुर्जर प्रतिहारों से। तो ये गुर्जर प्रतिहार को क्या करते हैं? हरा देती है दोनों शक्तियां, जो दुरु राजा होते हैं और देवपाल, है ना। तो इनसे ये दोनों से क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। कौन? मिहिर भोज। इसके अलावा जो राजधानी है, जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज के समय राजधानी कौन सी थी? कन्नौज ही थी। और कन्नौज में जो धर्म था उस समय वो विष्णु का जो वैष्णव धर्म है वो ज़्यादा इस समय प्रभावशाली था। क्योंकि हम देखते आए यहाँ पर जो है, क्योंकि इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी आदि वरा की, है ना। जो विष्णु का भरा अवतार था तो उसी के ध्यान में रखकर जो है इन्होंने एक आदि वरा की जो है टाइटल है वो लिया था। किसने? मिहिर भोज ने। और इसकी भी जो चर्चा है वो किसमें मिलती है? हमें ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में ही मिलती है ना। इनके बाद में आते हैं महेंद्रपाल प्रथम, है ना। महेंद्रपाल प्रथम भी मिहिर भोज के ही बेटे थे।
है ना, उनके उत्तराधिकारी थे। और जो राष्ट्रकूट शासक हैं इस समय जो है इंद्र तृतीय, है ना, इस इंद्र तृतीय को कौन हराते हैं? महेंद्र प्रथम। जो महेंद्र पाल प्रथम होते हैं वो क्या करते हैं, इसको हरा देते हैं ना। जो कौन होते हैं? राष्ट्रकूट शासक होते हैं इंद्र तृतीय, है ना। इसको पराजित कौन करते हैं? महेंद्र पाल प्रथम। इसके अलावा जो कश्मीर का शासक होता है, वो कश्मीर का शासक क्या करता है? जो अवंती वर्मन होता है ना, पढ़ा था हमने अवंती वर्मन को। टाइम पीरियड बताओ। 750 के समथिंग ही रहता है ना, ऐसे याद रखो। तो ये क्या करता है, जो अवंती वर्मन है, अवंती वर्मन किस पर अटैक करता है? जो महेंद्रपाल होता है, कहाँ पर? कन्नौज में उस समय, है ना। कन्नौज में जो शासन संभाल रहे होते हैं, तो उस समय जो है कश्मीर का जो शासक होता है अवंती वर्मन, वो क्या करता है? इन पर अटैक करता है और जो कन्नौज वाला रीजन है उसको अपने अंडर में कर लेता है ना। इसके अलावा जो महेंद्रपाल है, इसके दरबार में एक कवि रहता था, राजशेखर, है ना। तो राजशेखर को क्या है, इसने आश्रय दे रखा था। किसने? महेंद्रपाल ने। राजशेखर की कुछ रचनाएं हैं जिसमें कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाला भंजिक, बाल रामायण, है ना, भुवन कोश और हर विलास, ये प्रसिद्ध जो है जैन ग्रंथ है ना। जो जैन ग्रंथ है वो इस समय लिखे गए थे, है ना। कौन कौन से? कर्पूर मंजरी, है ना, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिक, बाल रामायण और भुवन कोश, हरविलास, है ना। ये कुछ ग्रंथ थे उस समय लिखे गए थे। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा। क्या? हाँ, विद विदशाल भंजिक। हाँ, सारे बाल रामायण है। बुद्धिस्ट होना चाहिए। इसको एक बार देख लीजिएगा आप, है ना, जहां भी मिले। किसकी बात कर रहे हो? बाल रामायण की और विद्यशाल भंजिक का ना। जैन ग्रंथों में लिखे हुए थे। चलो मैं एक बार इसको देखकर कल इसको सही करवा दूंगा ना, अगर होगा तो। क्या हो रहा है भाई? इसके बाद में जो है महिपाल आते हैं। महिपाल भी ज़्यादा शासन नहीं करते, 912 ईस्वी से लेकर 944 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इनके समय पर जो है एक व्यक्ति और आता है, अल मसूदी। ये बगदाद का होता है। बगदाद कहाँ है? इराक, ईरान। ठीक है ना। तो ये 915 से 916 के समय में आता है। और ये जो गुजरात के दौरान आता है, तो ये जो राजा होते हैं गुर्जर प्रतिहार के, तो इनको एक नाम से अलग से पुकारता है, बोरा कहकर, है ना। क्या बोलकर? बोरा। और बोरा का जो अर्थ होता है वो एक अशुद्ध उच्चारण होता है आदि बरा का, है ना। आदि बरा का क्या है? एक अशुद्ध उच्चारण है। और कौन कहता है? अल मसूदी, जो कब आता है? 1915 से 16 के बीच में, है ना, गुजरात में आता है। और गुजराती क्यों आता है अल मसूदी? अल मसूदी व्यापारी था क्या?
व्यापारी नहीं था ये भी जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे उस समय ही आता है ना। और गुर्जर प्रतिहारों को अल और गुर्जर के जो राजा है उनको बोरा कहकर ये पुकारता है कौन, अल मसूदी। इसके बाद में आता है, हाँ एक बात और, जो महिपाल है इस समय जो कहीं ना कहीं जो ट्रेड है उसको भी काफ़ी जो है बढ़ावा मिलता है। और इसके समय जो है इसके शासनकाल के दौरान यहाँ जो शांति बनी रहती है, और शांति बनी रहेगी तो व्यापार जो है वो काफ़ी अच्छा होगा ना। तो इसके समय जो है लंबे समय तक जो है यहाँ पर जो राजशेखर है, राजशेखर जो है इसको आर्यभट्ट का महाराजाधिराज बोलता है। किसको, कहाँ गया यार, महिपाल को ना। इसमें एक जो उपाधि है, उपाधि कौन देता है इसको, राजशेखर बोलता है ना। राजशेखर जो है इसको क्या बोलता है, महाराजा धीराज है ना। इसके अलावा जो महेंद्रपाल प्रथम है इन्होंने इसको संरक्षण दिया था, किसको, राजशेखर को ना। दोनों ने दिया था, महेंद्रपाल ने भी और मिहिरपाल ने भी, महिपाल। किनको, राजशेखर को। कलचुरी जो थे वो तो आपके इसमें यहाँ जबलपुर का ही है, तिरपुरी इसको बोला जाता था उस समय। लेकिन राजशेखर को जब हम कलचुरी को पढ़ेंगे तो देखेंगे है ना, उसमें अगर मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा ना कि इनको राजशेखर को इन्होंने दिया है या नहीं दिया है। बाकी जो है मुझे तो इन दोनों का ही मिला था कि भाई दोनों ने क्या किया था, राजशेखर को जो दरबार में आश्रय प्रदान किया था ना। कुछ शासक और भी हुए हैं इसके, हाँ पुराना नाम है। किसका, राजा तो थे हरिश्चंद्र, लेकिन अब ये वाले राजा थे या नहीं थे ये कहीं मिलता नहीं है ना। वैसे आप जो राजा की जानना चाह रहे हो मैं आपका समझ गया हूँ क्वेश्चन क्या है ना, लेकिन वो ये राजा नहीं है ना। वो बहुत ज्यादा सत्यवादी व्यक्ति थे है ना, राजा हरिश्चंद्र है ना। ठीक है, लेकिन जो है राजपूत उस समय बहुत ज्यादा यहाँ पर हुए थे भारत के अंदर है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसमें भी बहुत सारे राजपूत हुए हैं। इसके अलावा कुछ राजपूत जो हैं आपको गहड़वालों में मिलेंगे, और गहड़वालों के अलावा जो राष्ट्रकूट जो शासक थे उनमें भी बहुत सारे जो राजपूत हैं वो हुए हैं है ना। तो राजपूतों का जो है बहुत ज़्यादा भारत में उस समय शासन उन्होंने किया था। इनके अलावा और भी शासक हुए हैं जिसमें महिपाल हैं, महेंद्रपाल सेकंड है, देवपाल है, ये कुछ समय के लिए शासन करते हैं ना। विनयपाल सेकंड, इसको यहाँ सेकंड कर लेना ना, विनयपाल सेकंड। इसके अलावा महिपाल सेकंड और विजयपाल। तो ये विजयपाल जब होते हैं यहीं से क्या होना लग जाता है, जो प्रतिहार वंश जो है वो विखंडित होने लग जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर जब बाहरी आक्रमण होते हैं तो बाहरी शक्तियों से ये क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक उनका विरोध ये नहीं कर पाते हैं, उनसे लड़ नहीं पाते हैं। तो यहीं से क्या होने लगता है, इनके जो राजवंश है वो धीरे धीरे जो है पतन की ओर बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर जो राष्ट्रकूट शासक होते हैं 963 में जो है कर्षण तृतीय, ठीक है, कर्षण तृतीय होते हैं। तो प्रतिहार राजाओं को क्या करते हैं, ये पराजित कर देते हैं। हम्म 963 एडी में क्या होता है, राष्ट्रकूट शासक में से जो कर्षण तृतीय होता है वो क्या कर देता है, इन पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के दौरान जो है प्रतिहार शासकों को ये डिफीट कर देता है, हरा देता है ना। इसके बाद में ही 1018 में
कौन आता है? महमूद गजनबी, है ना। महमूद गजनबी भी क्या करता है, यहाँ पर हमारे आकर आक्रमण कर देता है, तो उनसे भी ये नहीं लड़ पाते हैं, और जो राज्यपाल नाम के जो शासक होते हैं उस समय, उनको ये हरा देते हैं, है ना। किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल के बाद में जो है इनका पुत्र आता है, कौन? त्रिलोचन पाल। तो त्रिलोचन पाल को भी कौन हराते हैं? महमूद गजनवी हराते हैं, ना। कब? 1019 में, है ना। यानी कि ज्यादा समय नहीं है, बहुत तेजी से आ रहे थे भाई साहब, है ना। और जो यशपाल हैं, ठीक है, यशपाल जो हैं इस वंश के अंतिम शासक होते हैं, और अंतिम शासक को कौन हराते हैं फिर? एक और व्यक्ति आते हैं गुर्जर प्रतिहारों में, गहड़वाल वंशों में से, ना। जो गहड़वाल वंश है वो क्या करता है? यशपाल को भी हरा देता है और अपना शासन जो है वहां कर लेता है। कौन? गहड़वाल वंश वाले, है ना। अब ये गहड़वाल वंश वाले कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले गहड़वालों के बारे में। हाँ, कुछ इतिहासकार कहाँ के मानते हैं इनको? ये भी मध्य एशिया से आए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार मत बोलते हैं कि भाई ये विंध्य पर्वत जो माला है वहीं की रहने वाली एक ट्राइब सी थी ये भी, है ना। तो उन्हीं से जो है गहड़वाल वंश भी क्या है? निकलते हैं, जो मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वहीं से। और ये जो है बाद में कन्नौज की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ये जो है कन्नौज पर जिनका अधिकार होता है, किनका? जो यशपाल थे। यशपाल कौन थे? प्रतिहारों के अंतिम शासक थे। तो इन पर से जो है अधिकार कौन कर लेते हैं? गहड़वाल वंश वाले कर लेते हैं, क्योंकि महमूद गजनबी उस समय आता है लेकिन लूट कर चला जाता है ना, शासन वो नहीं करता है उस समय। ये जो था थोड़ा सा एरिया था किनका? गहड़वाल वंश का, ना। ज़्यादा लंबे उसमें मतलब ज़्यादा शासन इन्होंने, ज़्यादा क्षेत्र नहीं था इनका, छोटा क्षेत्र था, लेकिन इन्होंने शासन जो किया था, शासन भी कुछ ही समय ये जो है कर पाते हैं। कौन? गहड़वाल। क्योंकि बाहरी आक्रमण इतनी तेजी से बढ़ते हैं, जो क्या करते हैं धीरे धीरे जो है सभी राजपूतों को, या फिर जो प्रतिहार थे, या फिर जो भी नीचे दक्षिण वाले भी आ रहे थे ऊपर, तो उनको क्या करते थे? सारे इनको खत्म करने जाते हैं। और बाद में जो है दक्षिण वालों की जब लास्ट में जो है मुगल के टाइम पे आपने देखा होगा औरंगजेब, वो और दक्षिण अभियान में भी वो निकाल देता है, तो दक्षिण वालों को वो विजय करता है, फिर बाकियों को जो रह जाते हैं इस समय। हाँ, कहाँ पर? हाँ, बिल्कुल। ये क्या है? पर्वत, हाँ, पर्वतीय इलाकों में ये निवास करती है ना। भाई देखो, कहीं ना कहीं तो जाएंगे उस समय, क्योंकि इन पर आक्रमण हुए थे, तो इन्होंने क्या किया? अपने को बचाने के लिए वापस ये जो है निकल गए, है ना। तो कुछ लोग तो जंगलों में जाकर रहने लग गए, कुछ पहाड़ी इलाकों में रहने लग गए, है ना। तो इन्होंने अपने अपने आप को क्या है थोड़ा बचा रखा था उस स्थिति में, ना। जो गहड़वाल डायनेस्टी है वो कन्नौज में जो है यशपाल को हराने के बाद में जो है सत्ता में आई थी, है ना। तो मूल निवास जो है इनका स्थान जो है विंध्य पर्वतीय प्रांत को ही माना है। कहा जाता है कि विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उसी में ये क्या करते थे? निवास करते थे, है ना। चंद्रदेव जो है गहड़वाल वंश की जो है स्थापना करते हैं, और उसके बाद में जो है दिल्ली के जो तोमर वंश है वो भी क्या कर देते हैं? चंद्रदेव की जो है अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, और वो इनके अधीन रहकर शासन करते थे दिल्ली वाले। अब आप ये देखिए, कन्नौज क्या था उस समय? राजधानी क्षेत्र था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था पटना या पाटलिपुत्र जो था वही उसका जो प्राचीन इतिहास में तो वह रहा था मुख्य केंद्र। बाद में यहाँ से कन्नौज, और कन्नौज से भी ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? आगरा। कुछ समय के लिए जो है आगरा में राजधानी बनती है, किनके टाइम? मुगलों के समय। फिर मुगल ही क्या करते हैं? राजधानी परिवर्तन करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली ले जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है अपने जो वो सैनिक सहायता देखते थे कि भाई हमें सेना को ले जाने में कितना समय लगेगा, है ना। क्योंकि अगर दूसरा कोई व्यक्ति, राजा या कोई भी हमारे ऊपर अगर अटैक करेगा, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से जो सेना है वो आराम से भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने राजधानी परिवर्तन करना भी उस समय उचित समझा, है ना। तो यहाँ पर जो है दिल्ली के जो तोमर वंश रहता है, तो तोमर वंश क्या करता है? इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, और उसको एक महाराजाधिराज की जो है उपाधि भी ये धारण
करता है। कौन? चंद्रदेव, है ना। इसके अलावा जो है प्रमुख शासकों में गोविंद चंद्र आते हैं, जो कि 1114 से लेकर 1155 तक ये शासन करते हैं। और ये जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होते हैं इस वंश के। किस किस वाले रीजन पे करते हैं शासन? एक तो आपका जो है पश्चिमी बिहार, ठीक है, बिहार वाला इलाका। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, कन्नौज को तो अपने अधीन कर ही लिया था इन्होंने, है ना। तो ये जो है यहाँ तक क्या करते हैं, अपनी सीमा को बढ़ा लेते हैं। बिहार वाले में उत्तर प्रदेश और कन्नौज, और जो दिल्ली वाला जो रीजन था वहाँ पर जो है उन्होंने क्या है अधीनता स्वीकार करी थी, तो उनको छोड़ दिया था, इनको शासन जो है आप करते रहिए, बाकी जो टैक्स वगैरह है वो आपको पे करना पड़ेगा ना। तो दिल्ली वाले जो तोमर वंश के राजा थे क्या करते थे, केवल इनको राजस्व वगैरह है वो भेज देते थे टाइम टाइम से। अब देखो ये बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा विद्वान था, तो इसका जो लेखों में जो उल्लेख मिलता है वो किस नाम से मिलता है? विविध, विद्या, विचार, वाच, स्पति, है ना। अगर एक बार में पढ़ना चाहोगे तो नहीं आएगा, लेकिन उसको तोड़ तोड़ कर, है ना। विद्या, विचार, वाच, स्पति जो है इस नाम का जो है उल्लेख मिलता है इसके ग्रंथों में, है ना। जो लेख हैं उस लेखों में इसका जो उल्लेख मिलता है वो किससे मिलता है? विविध, विद्या, विचार, वाच, स्पति, इसको कहा गया है। इसके अलावा जो है लक्ष्मीधर, गोविंद चंद्र शांति एवं युद्ध मंत्री थे इसके, है ना। जो आज का अगर हम तुलना करें तो पीस और वार जो मिनिस्टर हैं कौन है ना, क्योंकि अभी जो है फॉरेन मिनिस्टर ही जो उनको बोलते हैं अभी तो, है ना, एफएम है ना, फॉरेन मिनिस्टर। तो जो शांति समझौते करते हैं, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, है ना, पड़ोसी देशों से जो है हमारे किस प्रकार के संधि समझौते करने हैं, वो सारे जो है इस समय के कौन करते थे? इस समय लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र, है ना। इसके अलावा जो है प्रकांड जो शास्त्र मिलते हैं उस समय के, तो शास्त्रों में जो है इनको लक्ष्मी चंद्र गोविंद सागर के बारे में यहाँ बात करी गई है कि उसको प्रकांड पंडित कहा जाता है ना। यहाँ पर एक ग्रंथ में मिलेगा कत्य कल्पतरु, है ना। कत्य कल्पतरु है वो इस समय का जो है ग्रंथ है, और इसमें जो उल्लेख मिलता है वो किस किस का मिलता है? वहाँ की उस समय की जो पॉलिटी कैसी थी, राजनीति कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, और वहाँ का कल्चर कैसा था, इसकी जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है हमें? कृत्य कल्पतरु, है ना। ये क्या था? उस समय का एक साहित्य है जो कि एक इनके द्वारा ही लिखा गया था, ये लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के द्वारा है ना। देखो क्या क्या काम था इनका, युद्ध और शांति के ये मंत्री भी थे, और एक कृत्य कल्पतरु जो है इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था जिसमें किस किस का मिलता है हमें उल्लेख? वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, और वहाँ का कल्चर कैसा था, रहन सहन खान पान जो भी है वो आपका कल्चर में आ जाएगा। इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किंग है वो होते हैं जयचंद, है ना। जो आप राजा जयचंद की जो कथाएं वगैरह सुनते हो वो इन्हीं की आती है ना। जो जयचंद है वो लगभग 1170 से लेकर 1194 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं, और इस शासन करने के दौरान जो है इनको जो लोक कथाओं में जो बताया गया है वो राजा जयचंद के नाम से जो है इनका उल्लेख मिलता है ना। जितने भी साहित्य हैं इस समय के, लोक साहित्य किसको कहेंगे? जो स्थानीय स्तर पर जो भी कवि, इनके दरबारी कवि वगैरह होते थे तो वो लिखते थे, है ना। तो लोक साहित्य में जो है इनको राजा हरिश्चंद नहीं, राजा जयचंद, है ना, राजा जयचंद के नाम से जो है इनका उल्लेख मिलता है। कुछ पूछ रहे हो? रीजनल, हाँ हाँ हाँ, रीजनल ही है ना, क्षेत्रीय या स्थानीय जिसको आप बोल सकते हो। इसके अलावा जो
ईस्वी में क्या है, चंदावर की जो युद्ध होता है उसमें ये क्या होता है, पराजित होता है, किससे, मोहम्मद गोरी से, है ना, और उसमें ये मारा भी जाता है। ठीक है, गोरी क्या कर देता है इसको, 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है वहाँ इसको हरा देता है ना, और उसी के दौरान जो है इसकी मृत्यु होती है जयचंद की। इसके अलावा इसका जो विस्तार था, है ना, पूर्व की ओर भी ये बढ़ रहा था, लेकिन पूर्व की तरफ ये बढ़ नहीं पाता है, कौन, जयचंद। लेकिन इसका जो बेटा होता है लक्ष्मण सेन, है ना, लक्ष्मण सेन द्वारा भी ये क्या है, मतलब जो जयचंद है वो बंगाल का जो शासक होता है उससे भी ये पराजित होता है, कौन, जयचंद जो है बंगाल का जो शासक होता है लक्ष्मण सेन, उससे भी क्या है, पराजित होता है। और एक और जो है यहाँ आपको शासक मिलेंगे, कहाँ गए, हाँ, मतलब कुछ विजयों के लिए जो है ये क्या करते हैं, राजसूय जो यज्ञ है। अब राजसूय यज्ञ बताए क्या होता है, नहीं वो अश्वमेध होता है, जो अभी सचिन ने बताया है वही होता है कि जब राजा अपना अभिषेक करवाता है उस समय जो है राजसूय यज्ञ करवाया जाता है ना। उसमें मतलब राजा क्या करता है, अपनी शक्तियों का जो है दिखाता है, प्रदर्शन करता है कि भाई हमारे पास कितनी बड़ी सेना है ना। उस समय जो सेना होती है वो क्या करती है, कुछ गतिविधियां करके बुलाती है। और जब राजसूय यज्ञ करवाया जाता है तो उसमें देश प्रदेश के जो अन्य शासक होते हैं उनको बुलाया जाता है, और बुलाया इसलिए जाता है ताकि वो उनकी शक्ति को देख पाए कि भाई आप जो है याद रखना, हमारी तरफ आंख भी मत उठाना, है ना। हाँ, जैसे आप देखते होंगे अभी वर्तमान में भी हम क्या करते हैं, जो राजपथ है, रिपब्लिक डे के दिन राजपथ पे क्या है, हमारी जितनी भी मिसाइल होती है हमारे पास, हमने कोई नई मिसाइल बनाई है ना, उनको दिखाते हैं, है ना, ताकि अन्य व्यक्ति जो है वो सचेत हो जाए कि भाई इनके पास ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार हैं, ऐसी ऐसी नई मिसाइलें इन्होंने अभी बनाई है ना। तो यहाँ पर जो है राजसूय यज्ञ कौन करवाता है, जय सिंह करवाता है ना। और एक कवि होते हैं कौन, हर्ष, हर्ष कवि को भी ये क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, है ना, जयचंद। संस्कृत के प्रख्यात कवि होते हैं कौन, हर्ष, है ना। तो उनको भी क्या करते हैं, ये दो रचनाएं हैं इनकी, है ना, एक तो निषद चरित और एक खंड खाद्य, है ना, इनकी रचना करी थी इन्होंने। हाँ, बाद में जो है इल्तुतमिश क्या करते हैं, कन्नौज पर जो अधिकार करते हैं वो कौन करते हैं, इल्तुतमिश, है ना, रजिया के पिता, है ना। जो रजिया होती है वो इन्हीं की बेटी होती है, किसकी, इल्तुतमिश की। अब ये बताएं, जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो रजिया क्या करती है, शासन को संभालते हैं। तो रजिया उसके पहले कहाँ की शासिका रहती है, कहाँ से जाती है रजिया शासन करने के लिए, दिल्ली से क्यों जाएगी, रजिया क्या है, ग्वालियर से जाती है, क्योंकि दिल्ली में तो इसके बेटे ही होते हैं इसके साथ, मतलब जो शासन, क्यों नहीं थे, इल्तुतमिश के बेटे थे, लेकिन बेटे क्या थे, केवल योग्य नहीं थे, लेकिन वो मतलब दिल्ली को छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे कि भाई अगर पिताजी खत्म हो जाए तो हम में से कौन राज करेगा। तो इस संबंध में क्या है, आपस में उन्हीं में संघर्ष होते रहते हैं, है ना। लेकिन जो इल्तुतमिश है फिर क्या करता है, रजिया कहाँ से जाती है, ग्वालियर से जाती है उस समय। और जो इल्तुतमिश है उसकी भी इच्छा यही रहती है कि वो भी क्या करे, अपनी बेटी को ही क्या करे, शासिका बनाए, है ना। तो रजिया जो है अपनी योग्यता के आधार पर जो है पद को ग्रहण करती है ना। तो इल्तुतमिश क्या करता है, वहाँ पर जो है कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, और गहरवाल वंश जो है उसका यहीं पर जो है समाप्त शासन हो जाता है।